गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास सारा आकाश के प्रथम 2 अंक की व्याख्या समझाऊंगा। उसके अतिरिक्त इस उपन्यास में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनके विषय भी जानना जरूरी है। बेटा, संपूर्ण उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो कई नाम बीच में आएंगे। उन नामों का परिचय शुरुआत में ही जान लेना ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और पता चल जाएगा कि कौन किस भूमिका में है। देखते हैं। इसके लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। इनका जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ था। आपकी पत्नी प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी हैं। कई क्लास में आप लोग पढ़ते आए हो, उनके कई निबंध, कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी। और आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सारा आकाश, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, देवताओं की मूर्ति। बेटा, चूंकि लंबा उपन्यास है इसलिए इनके परिचय में ज्यादा न जाकर आप परिचय बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं कहानी की पृष्ठभूमि बताता हूं, उसको मैंने स्वयं अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। और कहानी की पृष्ठभूमि से संबंधित जो पात्र व कैरेक्टर्स हैं उनको आप देख लीजिए क्या है इसमें। बेटा, नाम है सारा आकाश, राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखित है। और इसके प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय आप समझिए। आप चाहें तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बाबूजी हैं धीरज, समर, अमर, कुंवर तथा मुन्नी के पिता हैं। सेवानिवृत्त हैं यानी रिटायर हैं। 25 रुपए आपको महीने में पेंशन मिलती है और परिवार के फैसले स्वयं लेते हैं। वो जाति से ठाकुर हैं। अम्मा बाबूजी की पत्नी हैं। वृद्धावस्था के कारण शरीर बहुत जर्जर हो गया है और चारपाई पर बैठकर माला जपना ही उनका एक प्रमुख काम है। धीरज बाबूजी व अम्मा का बड़ा बेटा है, कमाऊ है, एक बच्ची का पिता है। 10वीं पास करके उसकी क्लर्क की नौकरी लग गई थी, इसीलिए वह परिवार का भरण पोषण भी करता है और परिवार का ध्यान भी रखता है। भाभी, जो भाभी नाम आया है उपन्यास में बार बार, वो धीरज की पत्नी है। अम्मा और बाबूजी की बड़ी बहू है, सबका ख्याल रखती हैं और अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करती हैं। जैसी बड़ी बहू होनी चाहिए उसी तरीके का उनका काम भी है। फिर उपन्यास का जो प्रमुख कैरेक्टर है इस पर बेटा फोर्स कीजिए। समर उपन्यास का मुख्य पात्र है। धीरज का छोटा भाई है। धीरज का छोटा भाई है। इंटर तक पढ़ाई की है उसने, पढ़ने में बहुत तेज है। प्रभा से उसका विवाह हुआ है। महत्वाकांक्षी होने के कारण वो विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे विवाह करने के लिए बाध्य किया और उसे विवाह करना पड़ा। प्रभा ये समर की पत्नी है। ये प्रमुख स्त्री पात्र है। 2 कैरेक्टर इसके प्रमुख हैं। समर उपन्यास का मुख्य पात्र, धीरज का छोटा भाई है, इंटर तक पढ़ाई की है। और प्रभा समर की पत्नी है, प्रमुख स्त्री पात्र है इसकी, 10वीं तक पढ़ाई की है। देखने में बहुत सुंदर है, आधुनिक तौर तरीकों से रहने वाली है, लेकिन उसे पर्दा पसंद नहीं है, किंतु सम्मान वो सबका बहुत मन से करती है। मुन्नी ऊपर आ गया है वर्णन। अम्मा बाबूजी की पुत्री है। 4 भाइयों की अकेली बहन है। धीरज के विवाह का सामान मुन्नी के विवाह में दिया गया और उसको विदा किया गया। सांवल की बहू, जिस दिन समर व प्रभा का विवाह हुआ उसी दिन घर के सामने एक सांवल रहते थे। उनकी बहू ने अचानक मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली और वह जलकर मर गई। उसी दिन प्रभा व समर की सुहागरात थी और प्रणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप वहां पर जो भी स्थितियां हंसने, मुस्कुराने, खेलने की थी, वह सब दुख में बदल गई। बेटा, मैं कहानी का परिचय आपको बताता हूं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है और ध्यान से आपको सुनना है। एक एक सेंटेंस एक एक सेंटेंस पर ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। बेटा, राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश एक मनोवैज्ञानिक, मैंने लिखा है यहां पर, मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित सामाजिक उपन्यास है। आत्मकथात्मक यानी ऑटोबायोग्राफी शैली में ये लिखा गया है। ये घर घर की कहानी है। उपन्यास का नायक समर एक महत्वाकांक्षी छात्र है जो इंटर की यानी क्लास 12 की बोर्ड की परीक्षा देने वाला है। उसके ऊंचे सपने हैं। वह एमए पास करके प्रोफेसर बनना चाहता है। अभी वह विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं है, किंतु परिवार के लोग और माता पिता के लोग उसको बाध्य करके उसका विवाह प्रभा नाम की लड़की से करवा देते हैं। प्रभा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वो 10वीं पास है तथा अनेक कलाओं जैसे सिलाई, कढ़ाई आदि में पारंगत है। लेकिन समर के माता पिता का सोचना है कि वो विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं लाई। उन्होंने अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए 6-7 हजार रुपए कर्ज लिए थे और सोचा था कि जब यह समर का विवाह होगा तो जो पैसे आएंगे उससे वो कर्ज अदा कर देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप वह थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वह समझते हैं कि बहुत सुंदर है, अच्छी है, इसमें कोई बात नहीं है और संतोष कर लेते हैं। समर को प्रभा अपनी उन्नति के मार्ग में एक अड़चन लगती है, जिसके प्रति वह सोचता है कि वह अपने मन को कमजोर नहीं करेगा। घर में माता पिता के अतिरिक्त बड़े भाई धीरज तथा भाभी हैं, 2 छोटे भाई हैं तथा मुन्नी भी वापस मायके में आ गई है। इस प्रकार उनका एक संयुक्त परिवार है। ये एक इसका परिचय है। अब बेटा, मैं आपको एक साथ 2 अंक की कहानी सुनाऊंगा, 2 अंक की व्याख्या समझाऊंगा। प्रथम अंक और द्वितीय अंक, इसको मैंने अपने शब्दों में ही लिखने का प्रयास किया है और आपको ध्यान से सुनना है। अगर एक सेंटेंस भी छूट जाएगा तो फिर अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने सभी कैरेक्टर्स का परिचय आपको कराया और कहानी की पृष्ठभूमि बताई। अब मैं आपको कहानी के प्रथम अंक व द्वितीय अंक की कहानी समझाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान लगाकर सुनते हैं तो बेटा, मैं कहता हूं कि किसी भी कीमत पर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर तैयार करेगा तो उन सभी प्रश्नों का समावेश इस मेरी व्याख्या में है, इसलिए इनको ध्यान से सुनना है और आप परीक्षा में अच्छा करने में सफल होंगे। उपन्यास का आरंभ खुशी और गम दोनों के मिले जुले भाव से होता है। समर का विवाह हुआ है, घर में बहू आई है, सब बहुत खुश हैं, हिजड़े नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और गली के पास सामने वाले घर में सांवल की बहू ने परेशानियों में तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली है। ऐसे खुशी के अवसर पर ऐसी दर्दनाक घटना से सबका दिल दहल गया और मन में अनेक अशुभ शंकाएं जन्म लेने लगी। समर मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। गली में भी चिल्लाने की आवाज थी। वो आवाज सांवल की बहू की मृत्यु के पश्चात रोने की थी या उसके विवाह की खुशियों की, इसमें अंतर करना कठिन था, इसमें फर्क करना कठिन था। यानी एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ गम का माहौल था। आज उसकी सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ 9 युवकों की आवश्यकता है।
ऐसा समर का कथन है। इस लाइन को कोट करिए। देश को साहसी और कर्मठ नवयुवकों की आवश्यकता है का नारा लगाने वाला समर विवाह के बंधन में बंध गया। वो आंधी पानी में भी शाखा जाता था। बेटा, शाखा का मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित संस्था, जिसमें युवक प्रतिदिन 1 घंटे के लिए सुबह वहां पर जाते हैं, खेल कूद, व्यायाम और बौद्धिक आदि में भाग लेते हैं। पर वह 2 हफ्ते से वहां नहीं गया। किसी तरह सबकी आंखों से बचता हुआ वो मंदिर की ओर जा रहा था, जहां वह इस परिवर्तन पर एकांत में सोचना चाहता था। उसके कानों में पिता के शब्द, हमारे साथ धोखा हुआ है। याद रखना इस लाइन को बेटा। पिता के शब्द थे, हमारे साथ धोखा हुआ है, गूंज रहे थे। विवाह में होने वाली हंसी मजाक की बातें भी उसके कानों में थपेड़े मार रही थी। यानी प्रत्येक तरह की बात उसके मन में आ रही थी। कैसा बोझिला प्रारंभ है जीवन का। उसने सोचा, जिंदगी कैसी बोझिल हो गई है। वो भागना चाहता है, पर उसके जाने से मां दुखी हो जाएगी। इस कारण वो कहीं जा नहीं सकता। समर मंदिर पहुंच गया था। संध्या के बाद का अंधेरा फैल गया था। भजन कीर्तन चल रहा था। वह खंभे से टीक लगाए बैठा था। वो सोच रहा था कि उसमें भागने का भी साहस नहीं है। शादी से पहले 4-6 दिन 8 दिन के लिए कहीं भाग जाता तो यह न बर्दाश्त करना पड़ता, शादी ही न होती तो यह समस्या भी न होती। किसी को उसकी भावनाओं की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनने के सपने सब चूर चूर हो गए थे, सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, जीवन के बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो समझ रहा था कि मानो मेरे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज ही उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। ये शायद उसकी परीक्षा के क्षण हैं। मुसीबतों से इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। आज परीक्षा का सबसे कठिन प्रश्न पत्र है। समर ने निश्चय किया कि सबसे पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शायद प्रभा उसका पढ़ाई पूरी करने का फैसला सुनकर रोने लगे, पर वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा, वो कमजोर नहीं पड़ेगा। उसके मन में यह भी विचार आता है कि स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है, लेकिन अभी वह उपेक्षा को ही अपना अस्त्र तथा उदासीनता को अपना ढाल मानता है। अतः वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे शक्ति, संयम और सद्बुद्धि दे। किसी का मोह उसे आगे बढ़ने से न रोक सके। अर्थात वो ये चाहता है कि हमें परमात्मा ऐसी शक्ति दें, परमात्मा हमें ऐसी भक्ति दें, ऐसी बुद्धि दें कि हम इस शादी के झमेले में न पड़ें और अपनी एमए तक की पढ़ाई पूरी कर सकें, और इसमें मेरी पत्नी प्रभा भी मेरा साथ दे। बेटा, प्रथम अंक यही तक है। इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैंने स्वयं लिखा है। समर की जिंदगी के बोझिल होने का क्या कारण है, समझा कर लिखिए। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बोझिल प्रारंभ है जिंदगी का, समर के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अगर ऐसा आता है तो बेटा, जैसे आपने सुन लिया होगा स्टोरी, तो आप लिख सकते हैं। मैं अपने शब्दों को रिवाइज करूंगा, बोलूंगा। समर कक्षा 12 का विद्यार्थी है। वो बहुत महत्वाकांक्षी है, जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। वो आंधी तूफान में भी शाखा जाता था। उसका नारा है, देश को साहसी कर्मठ युवकों की जरूरत है। पिछले 15 दिन से अपने विवाह के कारण वो शाखा नहीं जा पाया। वो नारी को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधक मानता है, इसलिए विवाह नहीं करना चाहता। पर परिवार वालों के दबाव में आकर उसे विवाह करना पड़ता है। वो सोचता है कि बड़े बूढ़े यही समझते हैं कि दुनिया जैसी उनके जमाने में थी वैसी ही चलनी चाहिए। बाबूजी ने कहा था। अजी साहब, बेटा इस लाइन को कोट करिए, लिख लीजिए। मुख्य लाइन है, अजी साहब, लड़कों को भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझाते ही कहाँ हैं।
हमने दुनिया देखी है, हमने दुनिया देखी है। बेटा इस तरह से आप इन पंक्तियों का सहारा लेकर इस क्वेश्चन को डिटेल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बेटा ये प्रथम अंक की व्याख्या मैंने आपको ठीक से समझाई है और कोई भी क्वेश्चन इस व्याख्या के बाहर से नहीं आएगा। एग्जामिनर कोई कैसा भी क्वेश्चन बनाए। अब बेटे मैं द्वितीय अंक की शुरुआत करता हूं। आपको ध्यान से सुनना है। अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो निसंकोच आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे फोन भी कर सकते हैं, मैं उन उत्तरों को बता दूंगा। बेटा अंक 2 की शुरुआत होती है, भाभी ने समर को कमरे में हल्का सा धक्का देकर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बताया कि समर की सुहागरात थी। समर भावुक और कमजोर इंसान है। वो भावुकता और कमजोरियों को उफान में बड़ी जल्दी बह जाता है, तब उसे किनारा ही नहीं मिलता है। उसने देखा प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। वह थोड़ी देर खड़ा रहकर धीरे से पलंग के किनारे पर बैठ गया। सोचा था चुपचाप जाकर सो जाएगा। वह स्वयं को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था तथा उसका सोचना था कि नारी उसकी दुर्बलता कभी नहीं रही और नारी को अपने जीवन में दुर्बलता में कभी आगे नहीं लाएगा। वो मन ही मन दोहरा रहा था अपने ही शब्दों में कि नारी अंधकार है, मोह है, माया है, वह पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी को मैं अपने ऊपर पलने नहीं दूंगा, मैं अपने ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा, मैं अपने ऊपर यह लागू नहीं करूंगा। कमरे में आने से पहले समर सोच रहा था कि प्रभा अन्य दुल्हनों की तरह सजी धली लज्जावान नई बहू की तरह उसका स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार बैठी होगी। उस समय उसे सावधान रहना होगा। भाभी तथा अन्य स्त्रियां खिलखिला रही थी, हंस रही थी, प्रसन्न थी, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। वो भरसक उपेक्षा और लापरवाही कर रहा था। उसे अनुभव हो रहा था जैसे कि भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण उसका मुख चमक रहा हो। जब वो पलंग पर बैठा तब प्रभा ने जरा सा सिर उठाकर देखा, फिर वैसे ही खड़ी रही। समर को उम्मीद थी कि प्रभा शीघ्र ही उसकी कठोरता पर रोने लगेगी, उससे माफी मांगेगी। उसकी आशंका मात्र आशंका ही बनी रही। समय व्यतीत होता रहा, लेकिन पुरुष का अहम, अब यहां समर का अहम ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक नारी, एक लड़की उनकी उपेक्षा कर रही है। उसे प्रभा का व्यवहार अपना अपमान लगा। भले ही वो बाहर से कितना भी कठोर बना था, पर अंदर गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट को वह अनुभव कर रहा था। ऐसे में एक बात अचानक टकराई, अपमान। उसके दिमाग में बार बार आता, अपमान अपमान अपमान, और ये प्रभा मेरा अपमान कर रही है, ये प्रभा मेरा अपमान कर रही है। उसे वहां आने का अफसोस हो रहा था। घर वाले थोड़ा परेशान जरूर होते, पर उसे वहां नहीं आना चाहिए था। समर के घर वाले कम पढ़े लिखे थे। उसे लगा कि प्रभा मैट्रिक पास है, जरूर इसी बात का उसे घमंड होगा। उसमें शर्म और लिहाज नहीं है। उसे लगता होगा कि समर दूसरे लड़कों की तरह है, उसकी खुशामद करेगा। सोचा था कि वे दोनों शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातचीत करके अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देंगे। उसने आज न झुकने का निर्णय लिया। शायद प्रभा सोच रही हो कि वह उसे बैठने के लिए कहेगा। वो शर्माएगी और नखरे दिखाएगी, इधर उधर की बातें करेगी, लेकिन यह सब समर के मन में ही रह गया। अब उसका ध्यान उसकी अशिष्टता पर, उसके अनसिविलाइज्ड नेचर पर चला गया। उसने उसके आने पर नमस्कार, प्रणाम या किसी तरह का अभिवादन भी नहीं किया। यही व्यवहार, यही तमीज, यही संस्कार क्या वो घर वालों से सीख कर आई है, ऐसा समर सोचने लगा। वह इस अपमान से विक्षुब्ध होकर,
इस अपमान से परेशान होकर उसने समझा कि मेरा अपमान हुआ है, ज्यादा देर नहीं रुका। उसे ऐसा लगा कि सारा कमरा अपमान के इशारों से उस पर हंस रहा है। अभी भी उसके मन में आशा थी कि वहां से जब वो चलेगा तो प्रभा पीछे से आकर उसे रोक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने फड़ाक से दरवाजा खोला, समर कमरे के बाहर आ गया, सीढ़ियां चढ़ी और खुली हवा में आकाश में छत में पहुंच गया। चांदनी रात थी, सभी जगह उजाला फैला हुआ था, सब लोग सो चुके थे। वो वहीं फर्श पर एक कोने में लेट गया। बेटे, उसके मन में विचार मंथन हो रहा था। उसने निश्चय किया कि इस अपमान को वो कभी नहीं भूलेगा। कहीं पढ़ा था, अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। उस सुहाग रात का यह उपहार मतलब उसकी पत्नी की उपेक्षा हमेशा याद रहेगा। उसे लगा कि जैसे बाकी सभी रास्ते बंद करके एक निश्चित रास्ता उसके लिए खोला जा रहा है। वो रास्ता है ऊंचाई का, मानवता का, संस्कार का, सभ्यता का। समर आकाश में ऊपर देख रहा था, छत पर अकेला लेटा था और आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से अपमान के आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों प्रभा जैसी लड़की को उसके गले मर दिया गया है। प्रभा जैसी लड़की से उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया है। उसे लगता है कि वो नितांत अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है, वह पूरी तरीके से अकेला है। कोई सांत्वना के दो शब्द भी बोलने वाला नहीं है, कोई उसे सांत्वना देने वाला नहीं, कोई उसे समझाने वाला नहीं है, कोई उसको राह दिखाने वाला नहीं है। वो धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर रात भर भूनता रहा, उबलता रहा। कि कहने का मतलब है कि रात भर वो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिरा रहा। बेटा, यही अंक 2 की कहानी है और अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंक 2 से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने लिखा है, आप उसको ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो इसके बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है एक कथन गद्यांश। मालूम नहीं अच्छा हुआ या बुरा, सुहाग रात आई और चली गई, सच ही मैं उससे नहीं बोला। अभी तक बड़ी दुविधा में हूं कि भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है या मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ। इस कथन के आधार पर समर के अंतर्द्वंद का विवेचन कीजिए। मालूम नहीं अच्छा हुआ या बुरा, ऐसा समर कह रहा है। समर, बेटा ऐसे उत्तर लिखना, आप ध्यान से सुनिए। समर सारा आकाश का मुख्य पात्र है। यह उपन्यास लेखक और पात्र समर की ओर से प्रथम पुरुष में लिखा गया है। समर की इच्छा एमए करने की थी। अभी वह इंटर में पढ़ रहा था। उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह न करके उसका विवाह प्रभा से करा दिया गया था। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरपूर था। जैसा कि सभी विवाहों में होता है, उसे उम्मीद थी कि प्रभा सजी संवरी और नई बहू की भांति उसका स्वागत करेगी और उसे उससे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेगी। क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था, उसका मतलब था कि हमें विवाह के बंधन में नहीं पड़ना, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ेगा। प्रभा ने कपड़े तो विवाह के पहने हुए थे, पर वह चुपचाप सामने के जंगले पर खड़ी हुई थी और समर के प्रति भरसक उपेक्षा और लापरवाही दिख रही थी। उसे जरा सा कौतूहल भी हुआ कि कहीं वह सो तो नहीं गई, लेकिन उसके पलंग पर बैठने ही उसने जरा सिर उठाकर देखा और फिर सिर वहीं पर टिका दिया। समर सोच रहा था कि वह मुझसे कहेगी कि मेरे नाथ बताओ इस दासी से क्या अपराध हुआ है। वह मुझसे क्षमा याचना करेगी। समय बीतता गया। समर ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
बेटा इसको और डिटेल करके अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा गद्यांश बन सकता है, धुआं अंगारों और भाप की भट्टी पर मैं रात भर भुनता और उबलता रहा, कथन के आधार पर समर के सुहागरात के अंतर्द्वंद की विवेचना कीजिए। बेटा इसमें आप लिख सकते हैं, समर के कमरे में आने की स्थिति क्या थी, प्रभा को देखकर उसकी सोच क्या बनी, प्रभा के द्वारा अपमान किए जाने पर, अशिष्टता किए जाने पर उसका क्या विचार आया, और जब वो कमरे से छत में गया तब उसके मन में क्या विचार आए। इसी तरह से बेटा आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो आप इनको देने में सक्षम हो सकेंगे। बेटा यह प्रथम 2 अंक की कहानी पूर्ण हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो मुझको बताएं, हम उसमें और सुधार करेंगे, और अगर अच्छा है तो सभी को बताएं। धन्यवाद।